नमस्कार, मैं उपकार चौहान। आप देख रहे हैं खबरदार पलवल। आपको सर, किस तरह का कार्यक्रम है जो आज एमबीएल में आयोजित हुआ? यह हमारा दूसरा दिवाली मिलन प्रोग्राम है। ये वार्षिक प्रोग्राम है। इसमें हम सभी अध्यापकों को, टीचरों को और चेयरमैन जो हैं, बाकी मीडिया के कर्मी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको बुलाते हैं। और जो हमारा उद्देश्य है कि हम जो उच्च शिक्षा में, क्योंकि जितने भी शिक्षक हैं तो स्कूल और विद्यालयों से जुड़ने का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि वो जो है जो शिक्षा दे रहे हैं और हायर एजुकेशन के अंदर हम अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकें, और जो गोपाल शर्मा जी हमारे संस्थापक रहे हैं उनका सपना हम पूरा कर सकें। आज के कार्यक्रम में कौन कौन मुख्य रूप से बुलाए गए? सर, पलवल जिले में डीएपी खाद की बहुत ज्यादा किल्लत है। किसान की हमारी ये सबकी बिजाई का टाइम चल रहा है, पीक टाइम। नहीं, डीएपी की खाद के बारे में मैंने रिपोर्ट ली है उपायुक्त से, और डीएपी अवेलेबल है और कोई शिकायत हमें इस प्रकार की प्राप्त नहीं हुई है। अगर एक भी शिकायत प्राप्त होगी तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जब किसानों का कहना है कि प्राइवेट जो लोग हैं, वैसे तो 1370 रुपये कीमत है डीएपी खाद की, लेकिन 1600 से 1800 रुपये तक आप कोई भी शिकायत दें हमें, हम उचित कार्रवाई तुरंत करेंगे। किरंगो का जो सेंटर है उनका ये कहना है कि अभी तक खाद हमें मिला ही नहीं है। हमें कोई शिकायत दें, हम आपको पूरी लिस्ट दे रहे हैं जहाँ जहाँ अवेलेबिलिटी है। किसी एक आधे सेंटर पे हो सकता है कि कम ज्यादा हो या आगे पीछे हो गया हो। दैट इज नॉट मटेरियल ये है कि सप्लाई हमारे पास पूरी है, और जब हम आपको अगर चाहें तो आप लिस्ट ले लीजिए ताकि आप लोगों को बता पाएं। थैंक यू। अभी तक इस सीजन के दौरान हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो अभी तक सेल हुई है वो लगभग 6200 MT DAP NPK और SSP सेल हो चुका है। और एट प्रेजेंट में हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज के दिन 670 MT DAP उपलब्ध है और लगभग 950 MT हमारे पास NPK उपलब्ध है डिस्ट्रिक्ट में, और 1340 MT हमारे पास SSP उपलब्ध है। तो देखा जाए तो लगभग हमारे पास आज भी 3000 MT के आसपास DAP NPK और SSP उपलब्ध हैं और स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। और लगभग 60% के आसपास किसान भाई जिन्होंने अब रबी की फसलों की बिजाई करनी है वो अपना DAP NPK SSP खरीद चुके हैं और उन्होंने अपना स्टोर भी कर लिया है। और जिनको अभी ज़रूरत है, कहीं ऐसी कोई कमी नहीं है, जिस भी किसान भाई को ज़रूरत है वो जो भी ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, खाद बीज विक्रेता, तो उनसे जाके ले सकते हैं। और हमने यही हिदायत दी है सभी डीलरों को भी कि सरकार के द्वारा जो निर्धारित रेट है उसी पे किसानों को खाद दिया जाए और किसी भी किसान के साथ कोई असुविधा ना हो और उनको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से किया जाए। कल मंत्री ने मीटिंग में आदेश दिए थे कि जिसके पास खाद यूरिया बाहर वो नोटिस लगाए, तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? अभी वही सभी जो हमारे पलवल मंडी के डीलर हैं उनको यही हमने कहा है कि भाई हर आदमी अपना डिटेल रखे, क्योंकि जो आजकल खाद की सेल है वो पोस्ट मशीनों से होती है। पोस्ट मशीनों में जो भी आपकी सेल होती है उसको डेली कटाएं और अपना रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन रखें और उसके लिए बोर्ड भी लगवाएं। मेरा नाम मुख्तार सिंह है। मैं काला कुली पलवल से रहने वाला हूँ। मैंने कम मेरा लेवल चार्ज भरा हुआ है। अब मैंने इसके 6 बार ऑनलाइन पहले कर दिया, पहले कोई सुनाई नहीं। अब फिर दोबारा आया हूँ मैं, अब भी कोई सुनाई कभी करे। इसका में कमी है, कभी इसका में जो पहले उन्होंने कहा हम सारे दे दिए। अब करिए इसका जो नक्शा है वो लेके आओ। अब पहले बताते हैं हम नक्शा ले आते, अब पहले कोई ऐसे में परेशान करना ऐसा होता और कोई बात नहीं। कितने दिन से डेटा काट रहे हैं? मैं देखो कब बनाया 23/9/24 से 23/9/24 से मैंने के बाद चक्कर काट लिया और 7 बार मैंने ऑनलाइन फार्म भर दिए, फिर भी कोई वो नहीं है, कोई समाधान नहीं हो रहा। कोई समाधान शिविर का कोई फायदा नहीं। परेशानी सर ये है कि बिहाइंड कॉस्मोस हॉस्पिटल नियर रिलायंस टावर, वहाँ पे एक मकान से जो है कूड़ा नहीं उठाते हैं।
छोटा सा थोड़ा सा कूड़ा निकलता है, और जब हम उस गाड़ी वाले को बोलते हैं कि भाई यहाँ से रोक लिया कर थोड़ी सी देर गाड़ी को, और आप जो है यहाँ से उठवा लिया करो, हमारा लड़का आपके उसमें डाल देगा। तो वो कहता बोले नहीं उठाता, जो कुछ करना उसे कर लेना, जो कंप्लेंट करनी कर देना, नहीं उठाता। अब आपने किससे शिकायत की है? मैंने शिकायत यहाँ कमेटी में आकर के जो इनके हेल्प डेस्क की टेबल लगी हुई है, मैंने इसको शिकायत करी है, और इनसे मैंने मिस्टर आशीष शर्मा जी से को कॉल की है कि जी वो इनके ठेकेदार हैं जी कूड़े उठाने वालों के जो, और मैंने यहाँ पर लिखित में भी कंप्लेंट दी है, और मैंने उनको ये बोला भी है कि मुझे आज इस चीज़ के बारे में पूरा रिस्पॉन्स चाहिए, अगर आप इसका कोई मुझे जवाब नहीं देते हैं तो मैं नेक्स्ट कार्रवाई करूँगा। मैं झावर नगर निवासी महावीर। महावीर जी, क्या समस्या लेकर आए थे? सर मेरी समस्या ये है, मैंने अपने मकान में से कुछ भाग उसका बेच दिया था, जिसका डेवलपमेंट चार्ज, गार्बेज चार्ज और जो भी एक्स्ट्रा चार्ज जो भी है वो मैंने भर दिया। इसकी रसीद मेरे पास में है। 13,242 रुपये भर चुका हूँ, जबकि इसमें दोबारा से मुझे जब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवा रहा हूँ नेट से, तो इसमें 20,400 रुपये दोबारा से मेरे पर पेनल्टी लगाई हुई है। कृपया इसका सॉल्यूशन करवाएं। तो जब आपने 13,000 कुछ रुपए जो आप बता रहे हैं जो भरे थे, उसकी रसीद नहीं दी गई? रसीद मेरे पास है सर, रसीद ये रही 13,242 रुपये, जिसकी रसीद में मेरे पास है। अब दोबारा से उन्हें पूरा डेवलपमेंट चार्ज दोबारा लगा दिया गया है। तो मैं अब प्रशासन से यही दरखास्त करूंगा कि मेरी समस्या का समाधान किया जाए। इलेक्शन से पहले भी मैं कई बार यहाँ धक्के खा चुका हूँ, लेकिन कोई उसका समाधान नहीं निकला। समाधान शिविर में आए हो, अब समाधान क्या कह रहे हैं? अब अधिकारी आए हैं, मैं वेटिंग में खड़ा हुआ हूँ, अब देखता हूँ उनका क्या रेस्पॉन्स आता है, उसके बाद मैं आपको दोबारा सूचित करूंगा। धन्यवाद। पलवल में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन अपराधी नई नई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उसी का ताजा मामला सामने आया जिले के गांव बढ़ा में, जहां कुछ लोगों ने घर में घुसकर न केवल महिलाओं से छेड़छाड़ की बल्कि मारपीट करके लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया, जो पूरी वारदात पीड़िता के घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। अब पीड़िता की तरफ से इस बाबत पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस उचित कार्यवाही का आश्वासन दे रही है। मामले की पुलिस शिकायत में पीड़िता कमलेश ने बताया कि बुधवार की शाम को हमारे ही गांव के निवासी लखन पुत्र शेर सिंह, लखन के लड़के रविंद्र व सुरेंद्र, दिगंबर, रोहित उर्फ मिच्चन, सागर सहित 5-6 अन्य युवक लाठी डंडों से लैस होकर मेरे घर आए, जहां उन्होंने हमला करते हुए न केवल हमारे साथ मारपीट की बल्कि मेरे साथ व मेरी पुत्र वधू पूजा पत्नी नीरज के साथ भी उन्होंने हमला करते हुए न केवल हमारे साथ मारपीट की बल्कि मेरे साथ व मेरी पुत्र वधू पूजा पत्नी नीरज के साथ भी अभद्रता करते हुए कपड़े फाड़ दिए। और जब शोर सुनकर मेरा पुत्र नीरज, जो पूजा का पति है, वो आया तो उस पर हथियारों से हमला किया। वहीं जब इस बारे में मारपीट में घायल हुए युवक नीरज से बात की तो उन्होंने बताया कि इस घटना के वह खुद भी घर की छत पर टहल रहा था। इस दौरान उपरोक्त आरोपी मेरी पत्नी पूजा और मेरी मां कमलेश के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। जब मैं बीच में आया तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला करते हुए मेरे साथ लूटपाट की गई, गले से मेरी चैन को लूट लिया। इतना ही नहीं, मुझे जख्मी कर मेरे जेब में रखे 40,000 रुपए भी लूट ले गए। आप देख रहे हैं खबरदार पलवल। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या नाम है जी? नीरज नाम है जी मेरा। नीरज जी, बताया जा रहा है कि आप हॉस्पिटल में आए हो तो आपके साथ मारपीट हुई है, क्या घटना थी? मारपीट हुई है जी, मेरे पास कॉल आई थी जी, मैं घर पर था अपने, रोहित की कॉल आई थी, बोल रहा था भाई कहाँ पे हो आप? भाई घर पे हूँ मैं। बोला ठीक है। उसके बाद 10-15 मिनट बाद मेरे घर पर 10-15 लोग लाठी डंडे लेकर आए जी, उन्होंने मारपीट करी है जी, छीना झपटी करी है जी, छेड़छाड़ करी है लेडीजों के साथ जी। मारपीट है, लूटपाट है? मारपीट लूटपाट दोनों ही करी है जी। क्या लूट ले गई? सोने की चेन थी जी और 40,000 रुपये कैश थे जेब में जी। छीन ले गए? हाँ जी, कपड़े वपड़े फाड़ दिए सारे जी, लेडीजों के कपड़े फाड़ दिए हैं जी। पुलिस को शिकायत दी है? हाँ जी। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई कर रही है जी, अब कल हुई थी FIR से, अभी कोई कार्रवाई नहीं है जी।
जो आउटसोर्स है इन्होंने कौशल में मर्ज कर दिए, और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके अपना कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। किसी ने देहरादून से बनवा रखा है, किसी ने मेघालय से बनवा रखा। उस टाइम इन्होंने आनंद फानन में लगा लगू के, कोई एसडीओ का साला है, कोई एक्शन का साला है, कोई किसी का रिश्तेदार है, इस तरह से इन्होंने भर्ती करे थे। कौन लोग इसमें शामिल हैं? इसमें एसडीओ शामिल है, एक्शन शामिल है। मैंने इनसे कई बार पूछा है, जिस टाइम इनकी भर्ती हुई थी उस टाइम एक्शन कौन था, एसडीओ कौन था, अकाउंटेंट कौन था? इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। ये गोलमोल जवाब देकर मुझे गुमराह कर रहे हैं। एक ठेकेदार की जिम्मेवारी है, ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। एक आपको सबसे नई बात बताऊं, एक इनके पास आज के टाइम में पलवल डिवीजन के अंदर इन कर्मचारियों का कोई पेपर नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स भर्ती के समय लगाए थे इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये बार बार मेरे से प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप हमें पेपर दे दो, हम इनको चेक करवा देते हैं, और मुझे बार बार कई सालों से 8-7 साल से मुझे धक्के खिला रहे हैं। इन्होंने कोई पेपर नहीं दिया। अब बिजली मंत्री गब्बर बन चुके हैं अनिल विज, ऐसे में क्या बोलते हैं? मैं तो काफी दिन से उनके पास था, मैंने पहले भी कंप्लेंट भेजी थी, लेकिन अब मैं इस उम्मीद के साथ मुझे थोड़ा सा ये नहीं कि एक आदमी से, बंचारी से हमारे सरपंच साहब सीताराम जी, जोरदार ताली हर एक व्यक्ति को। मैं जीवन परिचय बता देता हूँ। माननीय बड़े भाई सुरेश भराना जी 1999-2000 के अंदर नेशनल कबड्डी के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। हमने भाई साहब के साथ बिल्कुल साथ हमने भाई साहब के मैच खेला है। बहुत ही अच्छे, उस टाइम भी बहुत अच्छा स्वभाव था, और नेशनल लेवल के खिलाड़ी थे। चपराना कोच साहब हुआ करते थे, बादल की और भाई साहब की बहुत अच्छी टीम थी। आज वो बच्चों के बीच में पहुंचे हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं अपने बड़े भाई सुरेश भराना जी इनका। वो सभी हमारे पुराने साथी भी, सुरेंद्र और पोले रब्बा, देवेंद्र कोच साहब, सभी मिलते हुए आशीर्वाद देते हुए, साथ में हमारे चारों गांवों के सरदारी सीताराम सरपंच साहब, बड़े भाई डॉक्टर धर्मपाल जी, तुल्ली सरपंच साहब जैनपुर, इंदर भाई साहब, सभी हमारे भाई साहब के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे काका राम स्वरूप जी अगर यहाँ कहीं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही हमारे निशान प्रधान जी हरियाणा कर्मचारी महासंघ 1004 में राज्य प्रधान नियुक्त किए गए हैं, इससे हरियाणा रोडवेज में पूरे प्रांत में और सब डिपो पे हमें मजबूती मिलेगी, क्योंकि हमारे नेताजी बहुत ही सीनियर हैं और बहुत ही इनका त्यागी भाव रहा है। ये सर्वसम्मति से चुने गए हैं, कभी भी इन्होंने पद की लालसा नहीं की है, लेकिन शुरू से ही रोडवेज हरियाणा कर्मचारी महासंघ 1004 में इसने अपनी सच्ची निष्ठा से कार्य किया है और बहुत ही सूझबूझ से मेहनती जुझारू प्रधान है। और इसके नेतृत्व में मैं उम्मीद करता हूं, मुझे आशा है कि ये जो 3 साल का टर्म है ये पूरा ही सभी कर्मचारियों के लिए सौभाग्यशाली रहेगा, और इसके कार्यकाल में जितने भी कर्मचारी हैं सबके जो अपने कार्य हैं वो पूर्ण रूप से पूरे होंगे। तो आपने कर्मचारी कितनी मजबूती मिलेगी ये प्रधान बनने से? देखो जी, हमें तो जो सब डिपो पेवा और कुरुक्षेत्र है, हमें तो पूरी उम्मीद है और पूरे मजबूती से संगठन मजबूत रहेगा। और जो हमारा प्रधान है, इससे तो और भी हमारी कर्मचारियों की, मतलब सब डिपो पेवा की या कुरुक्षेत्र की जो भी कर्मचारियों की डिमांड है, जो सब डिपो लेवल पे भी जो कुछ कर्मचारियों की डिमांड होती है उसमें मजबूती मिलेगी और वो डिमांड अपनी पूरी होगी। तो सभी कर्मचारियों में उत्साह है प्रधान जी के राज्य प्रधान बनने पर। डॉक्टर मनीषा सिंह एसएमओ पेवा के पोस्ट पे अभी मैं 3 महीने से करीब हूँ यहाँ पे, और ये बिल्डिंग शिफ्ट हो गई है। पुराना जो था उसमें मैं थोड़े दिन काम किया, मगर क्योंकि हमारा वो कंडेम डिक्लेयर हो चुकी है बिल्डिंग, तो और नई बिल्डिंग ये बन चुकी थी, मगर इसमें कुछ अभी कंडीशनली हम लोगों ने टेकन ओवर करने का सोचा, क्योंकि वहाँ कंडेम में बैठा नहीं जा सकता था। अगर वहाँ कोई मिसहैपनिंग हो जाती, वो बिल्डिंग बिल्कुल टूटने को है, ऊपर से छत भी गिर रही है और कई बार टुकड़े हमारे सामने गिरे हैं, तो इसलिए उसको शिफ्ट करना तो बहुत जरूरी था, बिकॉज उसमें कंडम में नहीं बैठा जा सकता। 2-3 बार हमारे पास लेटर्स भी आ चुके थे उसको खाली करने के लिए, तो हमने अपना इसमें शिफ्ट कर दिया है जो नई बिल्डिंग बनाई है। तो वहाँ पर कोई बड़ी ओपीडी या कुछ रहेगा, तो कुछ समय रहेगा? वहाँ ओपीडी रहेगी, यूपीएससी है, यूपीएससी रहेगी उसके अपोजिट। जो हमारी सीएससी चल रही थी, सीएससी के अपोजिट जहाँ पे हमारी डिलीवरीज वगैरह हो रही थी, उसको हमने यूपीएससी का पोर्शन बना दिया, और यूपीएससी के जितना स्टाफ है अभी वहाँ है, और बाकी जो स्टाफ नहीं है उसको भी हम मैनेज कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर नहीं है अभी पोस्टेड, मगर अपॉइंट हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल रखने हैं वो, तो वो हमने एप्लीकेशन दे दी है सीएमओ सर को और वो हो जाएंगे।
कम से कम इस महीने के ओपीडी के टाइमिंग्स उसके तो 9 to 4 है वैसे अभी तो 9 to 4 ही चल रहे हैं। वैसे जो यूपीएससी के टाइमिंग्स हैं वो 10 to 6 के हैं। तो जैसे कई बार 10 से 6 जैसे कई बार इमरजेंसी केस आता है कि उनको पता नहीं है उसकी शिफ्ट है तो वहाँ पे जाते हैं। कोई बात नहीं, वहां जाएंगे तो डॉक्टर होगा, मैनेज करेगा और आगे रेफर कर देगा। एम्बुलेंस हमने स्टेशन कर रखी है अभी, जब तक लोगों को सबको पता नहीं चलता कि यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, डायरेक्टली वहां लोग जा रहे हैं, इमरजेंसी को भी लेके जा रहे हैं, तो वहां पे स्टेशन है एक एम्बुलेंस हमेशा 24 घंटे, और उसको बोला गया है स्ट्रिक्टली कि उसकी ड्यूटीज कहीं और ना लगाए। जैसे बीच में कॉल आ जाती है ना, तो उसको बिल्कुल मैक्सिमम ही कोशिश ये करें कि किसी और एम्बुलेंस की ड्यूटी लगे, उस एम्बुलेंस को वहीं पे स्टेशन रहने दें ताकि किसी को भी शिफ्ट करने में पेशेंट को दिक्कत ना आए। तो शहरवासियों को क्या कहेंगे आप? शहरवासियों को हॉस्पिटल को लेकर क्या कहेंगे? बिल्डिंग को लेकर शहरवासियों को नहीं, किस वे में क्या कहना? दैनिक व्यवहार जो पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर हमारे साथ 2 शहीद जवानों के परिवार के सदस्य हमारे बीच मौजूद हैं। मैं और अपने अतिथि साहब से आग्रह करना चाहूँगा। खबरदार पलवल। सीएम सर, लगातार आप सिविल अस्पताल में जो है निरीक्षण कर रहे हैं और कर्मचारी अधिकारी को भी निर्देश दे रहे हैं। कल रात भी आपने निरीक्षण किया है, कहाँ निरीक्षण किया था, किस तरह की खामियां पाई हैं, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? कल रात को मैंने 10:30 बजे से 11:30 बजे तक सिविल हॉस्पिटल पलवल का निरीक्षण किया था, और मेरे साथ टीम में मेरे एक डॉक्टर थे और जो एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर थी, सुपरवाइज़र थे। तो निरीक्षण किया जब, एक तो मेरे को जो लिफ्ट ऑपरेटर था वो ड्यूटी से गायब मिला, और दूसरा जैसे खास करके इमरजेंसी विभाग में साफ़ सफाई अच्छी नहीं थी, बड़ी दयनीय कंडीशन में थी, और कुछ जो है टॉयलेट्स वो है बिल्कुल ही कंडीशन उनकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो उसके बाद जैसे मैंने एसएनसीयू वार्ड सभी जगह निरीक्षण किया। कुछ जैसे पंखे वंखे नहीं चल रहे थे, कुछ मरीज बड़े तंग थे जो बिना पंखे के लेटे हुए थे। तो रात को ही मैंने इलेक्ट्रीशियन को बुला करके उसको ठीक करने के आदेश दिए, और उसने वो रात को पंखा भी ठीक किया। और सुबह जैसे मैंने आज सभी अधिकारियों के साथ, सभी मैट्रन, सुपरवाइज़र, नर्सिंग ऑफिसर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मेसन, इनके सबके साथ मीटिंग की है हॉस्पिटल के अंदर, और सारी टीम को लेके पूरे हॉस्पिटल का राउंड किया है। तो एक तो जैसे बाहर आपने देखा होगा कि पहले भी मैंने सफाई करवाई थी हॉस्पिटल की, मगर वो पूरी नहीं हो पाई थी, इनकम्प्लीट सफाई थी। तो आज मैंने सभी टीम के साथ लेकर के, एक तो जितने भी हमारे फील्ड में CHC PHC में जितने भी माले लगे हुए हैं, मैंने उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगा दी है कि विद इन ए वीक जितना भी पूरा कैंपस है, बाहर से अंदर से पूरा साफ़ सफाई अस्पताल की जाए। और दूसरा, जितना हमारा कुछ पेंडिंग वर्क है, जैसे कैजुअल्टी में, लेबर रूम में, जनरल वार्ड में, हमारे डिपार्टमेंट में जैसे
एस्टिमेट बना के जो बजट है 47 लाख का वो PWD-BNR को शिफ्ट कर रखा है। कितना जी? PW 47 लैक्स 47 लाख। हाँ, तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने PWD-BNR को दे रखा है और जो उनके ठेकेदार हैं यहाँ पे उनका काम बहुत ही स्लो चल रहा है। तो आज मैंने उनके ठेकेदार को भी बुलाया है, उसके साथ भी मीटिंग की है और PWD-BNR के जो एक्शन है हितेश यादव जी, उनसे भी फ़ोन पे बात की है और उनसे मेरी मंडे को मीटिंग भी होएगी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जो हमारा पेंडिंग काम है हॉस्पिटल का वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। टीवी चल रही है धन्यवाद जी। 2-4 नाम बता दें। भाग है कि ऐसे लोग अंदर आ गए हमारे सेवा करने के लिए और मैं अग्रवाल सभा का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें मौका दिया एक बार सेवा करने का। और मैं ये बताता हूँ जय भगवानी लोक साहब को भी ये एवं चर्चित दृश्य है। हमारे 3 जिले फरीदाबाद, पलवल और मेवात स्कूलों के अंदर जाकर के एक बस जो खड़ी है 57 लाख रुपए की आई है। ये बस हर सरकारी स्कूल में, केवल सरकारी स्कूल में जाकर के बच्चों के फ्री चश्मे देती है और फ्री। अब तक हम कम से कम 40,000 बच्चों के चश्मे दे चुके हैं। मैं वैसे 30 साल से उद्घाटन करवाया था हमने पिछले 3 महीने पहले, लेकिन मैं आपको टाइम नहीं मिला था, आप इसलिए हम नहीं दे सके। अब हम दोबारा आपको टाइम देंगे चश्मे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और मैं अग्रवाल सभा को अध्यक्ष को बुलाएंगे अभी हम, और हमारे पास जो है 60-70 लड़की भी काम कर रही है बच्चों के स्कूल में छोटा जिसमें फ्री है बच्चों का इलाज। अगर अग्रवाल सभा से कोई बच्ची ऐसी मिलती है साहब भेजते हैं मना को, जब कोई माँ बाप नहीं हो तो हमारे ट्रैवल चैरिटी के अंदर उसको भेज दिया जाए। हम लोग पढ़ाते लिखाते सब कुछ करते हैं। मैं अग्रवाल सभा का, मैं CM साहब में सभी भाइयों का लोक रिकॉर्ड का सभा धन्यवाद करता हूँ। खबरदार पलवल आगे भी इसी तरह की खबरों से हम आपको करवाते रहेंगे रूबरू। बने रहिए हमारे साथ।